देखिए, राकेश उपाध्याय जी ने जो मैं कहना चाह रहा था उसको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कितना अंतर संबंध है और कैसा अंतर संबंध है। देखिए, ये बोलने का तरीका है बस। आप एक शब्द जानते होंगे, स्लीपर सेल। इसका नेगेटिव अर्थ में इस्तेमाल होता है, मैं कोई नकारात्मक अर्थ में नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बस समझाने के लिए करना चाहता हूँ कि स्लीपर सेल जो है ना, सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन बन करके एक्टिव रहता है पॉलिटिकल मोटिव के साथ में, और जब जरूरत होती है वो राजनीतिक रूप में एक्टिव हो जाता है। ये जो है ना, ये स्लीपर सेल है बीजेपी का, जो कि पॉलिटिकली एंगल से एक्टिव रहता है। मैं पहले कह दिया कि ये शब्द बहुत नकारात्मक इस्तेमाल होता है, मैं उस नकारात्मकता के साथ नहीं, बस समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आज जो मोहन भागवत जी ने कहा है उससे विपक्ष के लोग भी बहुत सहमत होंगे, सब लोग यहाँ सहमत है, उसमें बात कहीं से भी कोई गलत नहीं है। भाई, अहंकार का विरोध करना या विपक्ष को स्पर्धी मानना, विरोधी नहीं मानना, या फिर मणिपुर की चिंता करना, ये सब जायज है। लेकिन मोहन भागवत जी, आपको चुनाव के बाद ही ये बात क्यों आई याद? राकेश जी, ये चुनाव के दौरान क्यों नहीं याद आई? और एक बात, एक अभी 5 जन में छपे लेख का भी जिक्र हो रहा था, वो भी लेख कब छपा? जब कर्नाटक में बीजेपी पूरी तरह से हारी। राकेश उपाध्याय जी, जल्दी से आप इसका रिएक्शन मेरे, बाकी मेहमान के पास जा रहा हूं। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, बहुत जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा सा और बोलने दीजिए, थोड़ा सा बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए विवेक जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बीजेपी की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई, तो बीजेपी अपनी हार को भी जीत के रूप में पेश कर रही है। हाँ। तो ऐसे में जो वास्तु स्थिति है कि आपको जनता ने नकारा, कौन बोलेगा? तो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, इसको इस रूप में भी देखिए, ताकि जो लोग बीजेपी के इस भाव को दंभ मान रहे हैं कि देखो हार के भी अपने आप को जीता हुआ बता रहा है, वो लोग आरएसएस के बयान से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए बीजेपी और आरएसएस के लिए। ठीक है, मैं प्रेम रामकृपाल जी के पास आ रहा हूं, लेकिन राकेश उपाध्याय जी का पहले रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद राकेश शेट्टी जी आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, और उस समय समाजवादी आरएसएस के लोग, उस समय समाजवाद के लोगों ने बढ़कर आरएसएस का सहयोग मांगा था। और आपको जानकारी दे दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा समाजवादी भारत में नहीं हुआ। वो खुद आरएसएस की तारीफ करते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर के उन्होंने 63 के उपचुनाव में चुनाव लड़ा, जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर का चुनाव हार गए, फर्रुखाबाद से राम मनोहर लोहिया 62 चुनाव जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब है, दिल्ली में ही कम्युनिस्ट पार्टी की प्रत्याशी थी आसफ अली, उनको आरएसएस ने समर्थन किया। आप व्यापक रूप में देखिए। तो मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में हर 5 साल में आप भी वोट देते हैं, मैं भी वोट देता हूं। तो क्या किसी को वोट देने के कारण, मतदाताओं को घर से निकालने के कारण, मतदाताओं के मत का परिष्कार करने के कारण हम किसी पॉलिटिकल आंदोलन का हिस्सा हैं क्या? पॉलिटिकल आंदोलन तो होगा, भारत के अंदर तमाम आंदोलन होते रहे हैं। अभी हमने देखा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल के सवाल पर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, तमाम लोग उससे जुड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है। उपाध्याय जी, मंतव्य की बात यहां पर हो रही है। देखिए, पास में आरएसएस ने जो कुछ भी किया देश के लिए, डिबेट उस बात को लेकर नहीं है। भागवत जी के बयान का मंतव्य क्या, इस पर बात हो रही है। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, मैं देखिए, विषयांतर हो रहा है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, लोगों को याद रखना चाहिए कि 1977 में जब जनता पार्टी बनी, 2.5 साल में जनता पार्टी टूट गई। उसका सिर्फ एक कारण था, वो तब तो जनता पार्टी के सदस्य थे, बीजेपी नहीं थी। कहा गया कि जो लोग जनसंघ के आए हैं उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता तोड़ना चाहिए। पूरे लोगों ने कहा कि हम दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया था, मधुलिमय ने मना कर दिया कि हमारा संघ जो है हमारा परिवार है, हम संघ से जुड़े हुए हैं। तो ये आज की कौन सी बात बताने की जरूरत है? दोहरी सदस्यता बीजेपी के डीएनए में है, वो नाम कुछ भी हो जाए। तो मैं केवल ये कह रहा था 77 में ही। और दूसरी बात, जब जयप्रकाश नारायण ने, जब आरएसएस को कहा गया कि ये देशद्रोही है, जेपी ने खड़े होकर कहा था कि अगर आरएसएस जो है वो राष्ट्रद्रोही है
तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। जयप्रकाश जी ने ही संघ को पूरी तरह ये कहा था कि ये राष्ट्रवादी संगठन है, और अगर राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। ये दो बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए जी। कि संघ और बीजेपी का रिश्ता 77 से है। ठीक है, मैं राकेश शेट्टी जी के पास जा रहा हूं इस पर रिएक्शन लेने की। राकेश शेट्टी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आरएसएस को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, मगर यही आरएसएस से पूछना चाहिए कि पिछले 52 इयर्स तक उन्होंने तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पे क्यों नहीं लगाया। दूसरा, मेरा बहुत समय तक ये मानना था कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी नहीं बट आरएसएस में तो ईमानदार लोग होते, मगर आप जानते कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिन्होंने आरोप लगाया राम माधव जी के ऊपर, जो आरएसएस से के कार्यकर्ता है, वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में और 300 करोड़ का उन्होंने रिलायंस के लिए चंदा ऑफर किया, और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया और गवर्नर राज था, तब वहां पे रिलायंस इंश्योरेंस का सभी सरकारी कर्मचारी को बीमा कराया जाए। तब आरएसएस के जो मोहन भागवत है वो क्यों चुप रहे? और महाराष्ट्र में नागपुर है जहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जब इतने भ्रष्टाचारी जैसे अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, नवाब मलिक हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जब ऐसे लोगों जिनके ऊपर बीजेपी का ही संस्था है, जो सीबीआई हो, ईडी हो, इन्होंने जब कार्रवाई कर रही थी, तब ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ संगठन में शामिल कर लिया, अलायंस में कर लिया। अशोक चव्हाण, जिनके ऊपर खुद आरएसएस के मोहन भागवत आदर्श घोटाला का आरोप लगाए थे, वो अशोक चव्हाण को आज भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजती है, तो तब क्यों चुप रहते हैं मोहन भागवत? नहीं, वो तो हो सकता है कि ये सारी कुछ कैलकुलेट होकर इस बयान के तौर पर आया हो शेट्टी जी। हो सकता है इसी बात को लेकर मतांतर पैदा हुआ हो। बयान आने में वक्त लग सकता है, लेकिन मतांतर तो अगर कोई डिसीजन लेता है उसके साथ ही तुरंत मतांतर हो जाता है। विवेक जी, आप स्टूडियो में बैठे, अगर आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो मुझे विश्वास है कि आप तुरंत बोलोगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक एडिटर है, आप तुरंत बोलोगे। आरएसएस का मुखिया को 1 साल लग जाता है बोलने के लिए। मणिपुर की हादसा 1 साल पहले की है, उसके ऊपर आज तक बोले नहीं। वहां के मुख्यमंत्री को तलब तक नहीं किया, वहां के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड तक नहीं किया, जब वहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ऐसे 100 मामले हो चुके जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके जलाया गया। मैं सौरभ मालवीय जी के पास जा रहा हूं आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए। सौरभ मालवीय जी, आप तो संघ को करीब से जानते हैं, आप संघ पर काफी आपने रिसर्च भी की है, आपने संघ को करीब से देखा भी है। जो बातें यहां पर हो रही हैं कि ये अभी तक जो होता रहा, हो सकता है उसको लेकर कोई मतांतर हुआ हो और उसका जवाब मोहन भागवत जी दे रहे हो, या फिर हो सकता है इन तमाम मामलों का उससे कोई संबंध ही ना हो, वो एक राष्ट्रवाद, बेहतर विकास और बेहतर राष्ट्रवाद की तरफ बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। सौरभ मालवीय जी, देखिए विवेक जी, मैं राकेश सेठी जी की बात को जरा यहाँ स्पष्ट कर दूं कि एक तो इनके मन में बहुत सारे दर्द है, वो जो दर्द भरे थे वो लगातार इनको एक उम्मीद, एक आशा की किरण। जवाब दीजिए ना भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी, आप जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेना सही बात है क्या? आप कहिए ना, आप इतने सुनो राकेश जी, मेरे दर्द को छोड़ दीजिए, देश और महाराष्ट्र का दर्द समझिए। आपके दर्द के उम्मीद के किरण भागवत जी हैं। आपके दर्द में, आपके दर्द को मैं समझता हूँ। जो महाराष्ट्र में आरएसएस है, आपके दर्द, ठीक है राकेश शेट्टी जी, एक एक करके मैं सुन लेते हैं सौरभ मालवीय जी का पक्ष सुन लेते हैं। सौरभ मालवीय जी का पक्ष सुन लेते हैं। राकेश जी, एक सेकंड। भ्रष्टाचार पर है, कांग्रेस की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर है, इसलिए इतने सारे इनके सवाल है, इतने दर्द हैं। ठीक है, मैं आप अपना जवाब पूरा कीजिए। राकेश शेट्टी जी, आप एक सेकंड वेट कीजिएगा, सौरभ जी और फराज की दवाई को फ्रेम में लेके आइए जी। विवेक जी, सौरभ मालवीय जी, विवेक जी, मेरा ये मत है इस पर कि बहुत सारी समस्याओं को ध्यान में रख के भागवत जी ने ये बात नहीं कही, अपितु ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि है, यह नीति है, यह रीति है, यह एक मानव समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको संचालित करने वाले तंत्र में अहंकार नहीं होना चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है और समय समय पर इस तरह के संदेश देने की पद्धति है,
और किसको पद्धति है? अपने कार्यकर्ताओं को। और कहां पर? अपने स्थान, अपने शहर, अपने प्रशिक्षण केंद्र, अपने मुख्यालय से। तो यह संघ की रीति नीति और पद्धति है, उसके आधार पर यह बात कही गई है। अब इस बात को अलग अलग प्रकार से समझने में कि जैसे कांग्रेस को संजीवनी मंत्र मिल गया, जैसे सपा को लग रहा है कि ये तो उनके मन की बात कह दी है, मोदी पर अटैक हो गया। नहीं सर, अरे भाई, सौरभ भाई उनके बयान को आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि सच्चा सेवक घमंड नहीं करता है। तो उनके बयान का मतलब यह है कि जो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ हो या जुड़ा रहा हो, एक स्वयं सेवक है, जो सच्चा सेवक है वो घमंड नहीं करेगा। जो अहंकार और घमंड की बात आ रही है उसको पिन पॉइंट किया जा रहा है। विपक्षी नेता कह रहे हैं ये इशारा किसकी तरफ है, ये बता दे बस। विवेक जी एक लाइन का और मात्र एक उत्तर है इसका। यह शाश्वत सत्य है, व्यक्ति में कभी विकार नहीं आए। समय समय पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए। ये भागवत जी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता यदि मोदी सरकार है, हमारे कार्यकर्ता यदि संघ का स्वयंसेवक है, उनके कार्यकर्ता एसपी बीएसपी और कांग्रेस में बैठे हैं, तो सबके लिए है, पूरे मानव समाज के लिए संदेश है। जी, इसमें फराज किदवई आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज किदवई जी, क्या सौरभ मालवीय जो बात कह रहे हैं, जो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, क्या वही बात सही है जो भागवत जी का इशारा है? वो पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए जिस तरह से आज पक्ष और विपक्ष लड़ता है, ऐसा लगता है चुनाव नहीं जंग चल रही हो। जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए। देखिए विवेक जी, जो अभी बात हो रही थी, तो शायद मुझे लगता है सौरभ जी ने ये कहा था कि जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे सामने ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग रखी हुई है और इसमें जो इन्होंने जो इसकी हेडलाइन है, वो हेडलाइन है ट्रू सेवक नेवर एरोगेंट, डेकोरम नॉट केप्ट इन पोल्स। अब इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ भाई, आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए क्या है विवेक जी के सौरभ जी ने एक और बात कही कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्यकर्ता सुबह से लेकर के रात तक के भारतीय जनता पार्टी में जान दे रहा है वो गलत था और प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे थे वो सही थी। मोहन भागवत जी का इशारा क्या था? मोहन भागवत जी का इशारा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये था कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे कि ये आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे, ये आपकी भैंस को खोल करके लेकर के चले जाएंगे, गांधी जी को लोग तब जाने, और तमाम प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसमें की। सौरभ देखिए सौरभ जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं और मैं काफी डिस्टर्ब कर सकता हूं, तो इसलिए आप अपने टर्न पे बोलिएगा तो बेटर रहेगा। मैं आपके टर्न पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला हूं जी। अब आपने बेसिकली फ्लो तोड़ दिया। तो अब क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो एरोगेंस आ गया था विवेक जी, अभी मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। जल्दी से 5 नहीं, 2-3 5 नहीं फराज भाई, 2-3 सही। टाइम नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि पार्टी का उत्तर प्रदेश में हाल इसलिए हुआ कि कुछ गद्दारों ने गद्दारी की और कुछ आस्तीन के सांप है। साध्वी प्राची जी कहती हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी अनदेखी से परेशान थे। साध्वी निरंजन ज्योति कहती है कि उनके साथ बहुत गहरी साजिश हुई। तो विवेक जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो ठीक है, रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। थी वो केमिस्ट्री भी खत्म हो गई है। जी, रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। रामकृपाल जी, क्या वाकई आईना दिखाया है आरएसएस चीफ ने, या मामले को बेवजह राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए उन्होंने जो बातें कही हैं निश्चित रूप से वो सत्ता पक्ष पर भी लागू होती हैं, विपक्ष पर भी लागू होती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया इस इलेक्शन में दोनों तरफ से वो अमर्यादित था, हम मर्यादा में रह के करें। और यह बात सही है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती है, प्रतिबिंब, हम प्रतियोगी हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो ये दुश्मनी का भाव, और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ही अटैक करते रहे। जिस तरह से बीजेपी को एक दुश्मन के रूप में पेश किया जाता रहा, राष्ट्रद्रोही पार्टी के रूप में किया जाता रहा, तो बेसिकली मोहन भागवत जी का यह भी कहना है कि लोकतंत्र में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, पार्टियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा। इतनी गुंजाइश हो। डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? बहुमत का शासन, अल्पमत का सम्मान, यानी विपक्ष का सम्मान। ये लोकतंत्र की परिभाषा है।
उसी बात को वो कह रहे थे। और जाहिर सी बात है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजा में राजा और प्रजा होती है। लोकतंत्र जो है ये लोकशाही है। यहाँ सारे प्रधानमंत्री से लेकर के डीएम से लेकर के चौकीदार, नहीं, ये बात तो सब रामकृपाल जी, लोग हम सेवक आप हैं। और जितने पैनलिस्ट और हम सबको लगातार सेवा बातचीत होनी करते चाहिए। रहे रामकृपाल जी कि जिस तरह से इलेक्शंस में वार पलटवार किए गए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लिया गया, मैं तो लगातार कहता रहा हूं इससे देश में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और फ्यूचर में एनार्किज्म की तरफ जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसमें लगातार हम लोग बातचीत भी करते रहे। रामकृपाल जी, तो क्या उनका ओवरऑल इशारा एक जो ओवरऑल पॉलिटिकल पिक्चर इस देश में बन रही है उसकी तरफ है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं, एक मुखिया होता है, वो सबसे पहले अपने बेटे को डांटता है, भले उसके बेटे की गलती कम रही हो, वो पड़ोसी के बेटे को नहीं डांटता। और मैं फिर कह रहा हूं, 77 में जिस जनसंघ के लोगों ने कहा कि हम सत्ता छोड़ देंगे, संघ को नहीं छोड़ेंगे, याद है आपको? तो कम से कम मेरा ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है।